हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और सेल्स की टाइम चल रहा है हर जगह। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आपको भर भर के सेल देखने को मिलने वाली है। हालांकि फ्लिपकार्ट की सेल आज से शुरू हो चुकी है, अमेजोन कल से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से स्मार्टफोन्स बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी कितने सारे स्मार्टफोन निकाल रही है। मेरे हिसाब से हमने बैठ के पूरे दिन मेहनत करके कल के दिन मतलब अपना 100% ब्रेन लगा के जितने आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो सकते थे वो लेकर आए हैं। तो अगर आप एक स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो इस सेल में, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फोन्स को हमने डिवाइड करा है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम 10 से 20 में जाएंगे, 10 से 15 में जाएंगे, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके आगे। यहाँ पर दो चीज और आपको ध्यान रखनी है। कंज्यूमर दो लेवल के होते हैं। एक, जिनको चाहिए परफॉर्मेंस, उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि फोन के अंदर प्रोसेसर बहुत तगड़ा होना चाहिए, रैम ज्यादा होनी चाहिए, स्टोरेज भी कहीं ना कहीं वो कंसीडर करते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा ही होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं नॉर्मल कंज्यूमर की बात करूं तो उन्हें क्या है, उन्हें फर्क पड़ता है डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, कैमरास अच्छे होने चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए और ओवरऑल जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है उन सब से उनको फर्क पड़ता है। प्रोसेसर, रैम, इन ये बहुत ज्यादा भी कुछ खतरनाक लेवल का ना हो तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोन सजेस्ट करे जाएं। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं इन फोन्स की स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला आपको। आप जब वेबसाइट पर नीचे दी हुई लिंक पर जाओ, वहां पर सारे फोन्स की लिंक दी है, जाकर आप स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। और ऑब्वियसली हमने चूज करा है, तो अगर आपको भरोसा है तो हमने कुछ अच्छा ही चूज करा होगा। और यहाँ पर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है तो नीचे लिंक दी हुई है, जाकर आप अपने हिसाब से जो सर्च करना है वो देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको ये फोन क्यों लेना चाहिए और जो हम मना कर रहे हैं उसको क्यों नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहली बात, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपका बजट 15,000 तक का है तो आपको 5G फोन की तरफ जाना चाहिए। ये मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा। सिंपल सा फंडा है, 5G आपके लिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा इन इनिशियल स्टेजेस। देखो मुझे पता है 15,000 से जो नीचे के फोन है वो मैक्स टू मैक्स आपके 2.5-3 साल चलेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। 3 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि हर जगह 5G की एक अच्छी कवरेज आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो इसके अंदर मॉडम यूज होते हैं इन फोन्स के अंदर, बजट रेंज के अंदर, वहां पर मॉडम भी कोई इतने ज्यादा खास नहीं होते। 5G मॉडम्स की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाए जो आपको फ्लैगशिप लेवल के देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास 5G फोन है और वो S21 अल्ट्रा के 5G जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इसी वजह से अगर आपका बजट 15,000 से कम है तो आप 4G फोन के लिए जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो दूसरे फीचर हैं जो आपके लिए जरूरी हैं वो आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से Redmi 9 पावर आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको Snapdragon 662 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4 कैमरास देखने को मिलेंगे। हालांकि वहां पर 2 ही कैमरा मानो, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, बाकी दोनों बेकार हैं। इसमें आपको 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। और 64GB मैं रिकमेंड इसलिए करूंगा 15,000 से कम की रेंज में, ताकि आप अपने पैसे बचा पाओ। और आपको जो भी स्टोर करना है ना, 3-4 फालतू के गूगल अकाउंट फ्री में बन जाते हैं। गूगल अकाउंट बनाओ, अपना गूगल फोटोज में लॉगिन करो, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट फोटोज है उनको गूगल ड्राइव पर या गूगल फोटोज के अंदर स्टोर कर लो। आपके डिवाइस का जो स्टोरेज है वो हमेशा खाली रहेगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। इसमें आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। तो 10,000 रुपए में काफी सही डील है। और इसके ऊपर आप 10% का, अगर आपके पास ICICI का कार्ड है या फिर HDFC का कार्ड है, HDFC का है तो आप Amazon से 10% का ले सकते हो डिस्काउंट, और ICICI का है तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं दूसरे फोन की बात करूं तो वो है Redmi Note 10। ये आपको एक ओवरऑल बैलेंस फोन देखने को मिलता है 13,000 रुपए की प्राइस में। और अगर आप 1,000 रुपए का और डिस्काउंट चाहते हो तो HDFC के कार्ड से आपको वो भी मिल जाएगा, तो 12,000 रुपए के अंदर। इसमें आपको Snapdragon का 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम कंबाइन करें ना इस प्राइस पैकेज में तो ठीक ठाक डील है ये। इसके बाद अगर मैं अगले फोन की बात करूं तो वो है ऑब्वियसली Poco M3। बिना इसके 15,000 के नीचे की रेंज कवर नहीं हो पाती। हमने अपने चैनल पर उसकी वीडियो कवर कर रखी है, पूरे डिटेल में बताया है कि उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको देखना है तो। यहाँ पर अब आपका सवाल होगा कि Poco M3 Pro भी आ चुका है जो कि 5G है, क्या हमें उसके लिए जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आपको लगभग उसी प्राइस में 6GB की रैम मिल जाती है Poco M3 में। आपको यहाँ पर Snapdragon का 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है। हाँ, माना कि ये थोड़ा पुराना चिपसेट है, लेकिन फिर भी ये Dimensity 700 के कहीं ना कहीं आसपास ही परफॉर्म करेगा और बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस में जितना डिफरेंस है उसके मुकाबले में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कैमरा सिस्टम तो आपको बिल्कुल सेम मिलता है, लेकिन बैटरी आपको यहाँ पर 6000 mAh की मिलती है। अब हाँ, ऑब्वियसली जो आपका Snapdragon है वो थोड़े ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो बैटरी के मामले में भी आपको कहीं ना कहीं M3 ही थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देगा M3 Pro के मुकाबले। और अगर आप चाहते हो कि भैया नहीं, मुझे तो 5G फोन ही लेना है, इस प्राइस में
में M3 Pro एक काफी अच्छा फोन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ आप उसके लिए जा सकते हो, लेकिन आप 4GB वाले वेरिएंट के लिए ही जाना, 6GB वाले के लिए मत जाना, वो ओवर प्राइस्ड है मेरे हिसाब से। इसके बाद अगले फोन की अगर मैं बात करूं, उन लोगों के लिए जो अपने घर वालों के लिए या फिर ऐसे किसी बंदे के लिए लेना चाहते हैं जो अपने फोन से सिर्फ फोन का काम करता है या फिर उसको मूवीज वगैरह देखना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, बस परफॉर्मेंस के नाम पे वो बहुत कुछ करता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करता, उसके लिए है सैमसंग F22, क्योंकि वहां पर 90 हर्ट्ज का आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो आपको पता ही है सैमसंग की डिस्प्ले कितनी कमाल की होती है। अगर आपको अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना है तो ये एक परफेक्ट बाय हो सकता है, क्योंकि सैमसंग का UI कहीं ना कहीं इनसे तो ठीक ही होता है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर आपको इस तरीके के एड्स देखने को नहीं मिलते। आप कुछ भी डाउनलोड करोगे, वहां पर एक पेज पॉपअप होके नहीं आ जाएगा कि आपको इतने करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, पता चला आपके पापा ने मम्मी ने ओपन कर दिया, कुछ हो गया। तो वहां पर एक्सीडेंटल कुछ भी एडवेयर मेलवेयर आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसी वजह से सैमसंग में रिकमेंड करता हूं उन लोगों के लिए जो इतने ज्यादा टेक सेवी नहीं है। 12,499 रुपए में आपको एक बहुत ही अच्छी डील मिलती है, और सैमसंग का आफ्टर सेल सर्विस हमें पता है काफी ठीक है बाकियों के मुकाबले। यहाँ पर अब बात करते हैं 15 से 20 हजार की रेंज में। यहाँ पर सबसे पहला फोन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है Redmi Note 10T 5G, जो अभी लॉन्च हुआ है। मतलब अभी वो सेल्स के लिए आया भी नहीं है, 26 तारीख को वो आ जाएगा सेल्स के लिए भी। यहाँ पर 16,000 रुपए के अंदर आपको एक अच्छी डिस्प्ले, अच्छा कैमरा सिस्टम, ओवरऑल ठीक ठाक सा प्रोसेसर, मतलब मैं बहुत ज्यादा भी तारीफ नहीं करूंगा लेकिन एक्सेप्टेबल है प्रोसेसर। Dimensity 700 आपको इस रेंज में बहुत सारे फोनों के अंदर देखने को मिलता है। और आप दो फोन के बीच कंफ्यूज हो, जो MediaTek का G सीरीज का प्रोसेसर यूज कर रहा है और Dimensity का, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप Dimensity के लिए जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल Realme 8 पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डिस्काउंट के चक्कर में Realme 8 की तरफ जाओ। हाँ, G95 प्रोसेसर एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन उसी प्राइस में आपको Narzo 30 Pro 5G भी देखने को मिलता है। वहां पर आपको Dimensity 800U प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि आपके G95 से मेरे हिसाब से बेहतर होगा। और जो हमारा Realme काम करेगा वो ऑब्वियसली Dimensity के ऊपर काम करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, ना कि G सीरीज को, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। तो इसी वजह से अगला जो फोन है वो है Narzo 30 Pro 5G, क्योंकि बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। आपको प्रोसेसर और UI बस यही दोनों है जो इन दोनों में चेंज देखने को मिलेगा। Realme कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा ओवर प्राइस हो सकता है बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ के दोनों फोन को देखा नहीं है, तो इसलिए मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेसर का मैंने देखा है कहीं ना कहीं दूसरे फोन में यूज करके, तो वो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। अगले फोन की अगर मैं बात करूँ तो वो है Realme X7। इसमें भी आपको Dimensity 800U प्रोसेसर देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड स्क्रीन, 6GB 128GB का वेरिएंट, 64 MP का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, ये सारा पैकेज आपको मिल रहा है 18,999 रुपए, मतलब 19,000 रुपए के अंदर। अब इसको रिकमेंड मैं क्यों कर रहा हूँ उसको जानने से पहले दूसरा फोन देख लो, वो है Poco X3 Pro। 15 से 20 हजार के नीचे अगर इसकी बात ना हो फिर तो फोन बेकार है सारे के सारे। तो Poco F3 Pro में आपको 860 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर मैं 800U से कंपेयर करूं तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर मैं आपको Realme X7 क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? पहली बात, Poco X3 के अंदर आपको जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। आपको अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी है तो वो आपको Realme के फोन में ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ज्यादा 5G बैंड्स देखने हैं वो आपको Realme में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब खैर 5G बैंड की बात छोड़ो, वो तो X3 Pro में तो 4G फोन है वो। तो यहाँ पर जिसको भी गेमिंग चाहिए या फिर जिसको भी परफॉर्मेंस चाहिए, आंख बंद करके Poco X3 Pro की तरफ जा सकते हो आप। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूजर हो, नॉर्मल यूजर हो, डिस्प्ले आपको अच्छी चाहिए, कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और बाकी सब कुछ एक बहुत ही ठीक ठाक सा पैकेज चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Realme X7 के साथ जा सकते हो। वैसे सारे फोनों की जो प्राइसेस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के बगल में मिल जाएगी। यहाँ पर अगले अगर फोन की मैं बात करूं तो वो है iQOO का Z3 5G। ये फोन मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है, इन हैंड फील जो है इसकी काफी अच्छी है। इसके बाद अगर मैं 768G को देखूं तो वो भी कहीं ना कहीं काफी बैलेंस सा, काफी अच्छा सा, एक बहुत ही डिसेंट सा प्रोसेसर है। मैं इतना बुरा भी नहीं कहूंगा उसे, हालांकि ऑब्वियसली 860 के सामने वो कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन हर चीज परफॉर्मेंस नहीं होती। ओवरऑल अगर मैं देखूं उसकी कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था। अल्ट्रा वाइड कैमरा ने इतना इंप्रेस नहीं करा, फ्रंट कैमरा ने भी उतना इंप्रेस नहीं करा मुझे। स्टार्टिंग में जब वो फोन आया था हमारे पास तो उस टाइम पे उसकी रैम मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसके 2 अपडेट्स आए जिसके बाद रैम काफी अच्छी हो गई है, मैनेजमेंट काफी अच्छा हो गया है। अब
बढ़िया चलता है फोन, और बाकी उसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो आपको देखने को मिलता ही है। तो एक बहुत ही कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस और हीट मैनेजमेंट उसकी बहुत कमाल की है। और उसके बाद इसकी जो प्राइस लगाई गई है वो 1-999 लगाई गई है, मतलब 1 के आगे 9 भी हो सकता है, 19,999, 18,900, 17,900। तो अगर ये फोन आपके लिए 18,000 के आसपास आता है तो ये बहुत अच्छी डील हो सकती है, आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब आते हैं अपने 20 से 30,000 की रेंज में, और ये रेंज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर आपको दो ही प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, एक है डायमेंसिटी 1200 जो कि मीडियाटेक का फ्लैगशिप है, एक आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 870 जो कि इसका फ्लैगशिप से थोड़ा सा कम वाला है। तो इस लिस्ट का सबसे वैल्यू फॉर मनी फोन मैं जिसे कहूंगा वो है Realme X7 Max। अब यहाँ पर Max नाम से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा डिवाइस होगा, नहीं, 6.4 इंच का एक काफी प्यारा सा अच्छा सा डिवाइस है जिसमें आपको Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, आपको 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 8GB 128GB का वेरिएंट आपको मिलता है, और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है कि ये आपको मिल सकता है 24,999 में, मतलब 25,000 रुपए के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप इस रेंज में फोन देख रहे हो तो आप इसको कंसीडर जरूर कर सकते हो। अगला जो फोन है वो है iQOO 7। ये मतलब एक परफॉर्मेंस ड्रिवन फोन है। 870 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, यहाँ पर आपको डुअल चिप देखने को मिलती है। मतलब सबसे अच्छी बात इस फोन की ये है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कूट कूट कर भरी गई है। देखो 870 अपने आप में काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर का काम क्या होता है, हर चीज को संभालना, वो डिस्प्ले भी संभालेगा, गेम भी संभालेगा, सारी चीजों को वो देखेगा। लेकिन यहाँ पर डुअल चिप का इस्तेमाल करा गया है, मतलब एक चिप जो है वो स्पेशली जो डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं उनके लिए है। डिस्प्ले का जो भी काम होगा वो वाली चिप हैंडल करेगी, ना कि आपका जो मेन 870 SoC है वो। इस वजह से आपका जो प्रोसेसर है उसको सिर्फ फ्रेम रेट पर ध्यान देना है, उसको सिर्फ गेम के एल्गोरिदम को, गेम को चलाने पर ध्यान देना है। गेम स्क्रीन पर दिखेगा कैसा वो काम दूसरे प्रोसेसर का है। तो इसी वजह से iQOO 7 एक बहुत अच्छी डील हो जाती है अगर आप गेमिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो। लेकिन यहाँ पर जिन दोनों फोनों ने एंट्री मारी है उन्होंने बिल्कुल अलग ही सीन कर दिया। OnePlus Nord 2 और आपका जो Poco F3 GT है। Poco F3 GT में ऑब्वियसली अगर आप फीचर वाइज देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। Dimensity 1200 प्रोसेसर आपको उसमें देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ उसमें आपको एयर ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, मतलब मैगलेव ट्रिगर जो उन्होंने नाम दिया है, और यहाँ पर आपको ट्रिपल माइक सिस्टम देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, 10 बिट की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो फीचर्स बहुत ज्यादा है Poco F3 GT में। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप एक बहुत ज्यादा गेमिंग उस पे नहीं है, परफॉर्मेंस ड्रिवन फोन आप नहीं चाहते, एक डिसेंट सा जो आपको कैमरास बहुत अच्छे दे, आपके जो OS है वो काफी एक स्मूथ रहे, बटरी सा चले, उसके लिए आपको ऑप्शन है OnePlus Nord का। यहाँ पर OnePlus Nord की सिर्फ 2-3 ही ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप OnePlus Nord को कंसीडर कर सकते हो। वो है Oxygen OS, नंबर 2 कैमरास। प्राइसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सब 25 से 30,000 की रेंज में ही है। इसके बाद एक और फोन है इस लिस्ट में, वो है Mi 11X। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है, 6/128 का वेरिएंट, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस फोन को मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस पूरे प्राइस लिस्ट में सबसे जो अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा 20 से 30,000 की रेंज में, वो आपको Mi 11X में देखने को मिलेगा। तो जो लोग डिस्प्ले से बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, जितनी भी सारी चीजें हैं जो आप कंज्यूम करना पसंद करते हो अपने डिवाइस से, तो उस केस में Mi 11X आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। यहाँ पर कैमरेज की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं OnePlus Nord का तो अभी देखो आना बाकी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वो इन सब से जितने भी दूसरे फोन बताए हैं उनसे तो ठीक ही होगा। तो वैसे तो ये 30,000 का फोन है, लेकिन 28,000 के अंदर आपको ये सेल के अंदर देखने को मिल सकता है, और HDFC का डिस्काउंट लगाते हो तो 1,000 और कम हो जाएगा। 27,000 के अंदर ये एक काफी अच्छी डील हो सकती है। इसकी एक और एडवांटेज ये है कि ये जितने भी बाकी फोन्स हैं उनसे स्लिम और लाइट है। अब हम आते हैं अपने 30 से 40,000 की रेंज में। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर आप एप्पल सिस्टम में घुसना चाहते हो, आप सबसे ज्यादा लो रिस्क पर खेलना चाहते हो ना, तो iPhone XR के लिए आप जा सकते हो। हालांकि मैं वैसे किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप XR लो अब, लेकिन अगर आप कम से कम रिस्क लेना चाहते हो तो कहीं आप कंसीडर कर सकते हो। इतना बुरा आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी के टाइम में मैं मिनिमम आपसे कहूंगा आप iPhone 11 के लिए जाओ। वो उसकी प्राइस आपकी 40 से 50 की रेंज में आ जाती है, लेकिन आपको जो एक लंबे टाइम तक जो सपोर्ट है OS का, वो आपको डुअल कैमराज उसमें देखने को मिलेंगे, और जो ओवरऑल चीजें हैं ना वो iPhone 11 में ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ टेस्टिंग करना चाहते हो कि मैं कम से कम इन्वेस्ट करके एप्पल इकोसिस्टम को देखना चाहता हूँ, iOS को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो आप XR
35,000 के लिए जा सकते हो। यहाँ पर ये आपको करीब 37-38 के आसपास इस सेल में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इस रेंज में यार देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। OnePlus 9R आपको देखने को मिलता है। कैमरे की अगर मैं बात करूं तो वो इतना ज्यादा कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसका लो लाइट के अंदर तो और भी ज्यादा बेकार है। इवन OnePlus 9 सीरीज के कैमरा जो हैसलब्लैड के साथ भी जो कोलैब करा है ना, सिर्फ नाम के लिए करा है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा उसका। जितने भी कैमरा है, मैंने 9 Pro का कैमरा यूज करा है, नॉट अप टू द मार्क। जिस प्राइस पे वो फोन आ रहा है उसके हिसाब से उसका कैमरा बहुत खराब है। तो इसका प्राइस अभी करीब 40,000 के आसपास चल रहा है। सेल के अंदर भी मुझे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा कम होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर तो दिखा रखा है कि 40,000 में ही मिलेगा। लेकिन अगर ये कहीं आपको 35,000 की रेंज में मिल जाता है तो स्नैपड्रैगन 870 के साथ ये एक काफी अच्छी डील हो सकती है। लेकिन अगर ये आपको वही 40, 38, 37 तक का भी मिलता है तो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, वीडियो में मैंने इसलिए इंक्लूड करा ताकि आप नजर बना के रखना। इसमें 35,000 का आता है, ले लेना, मस्त रहोगे। और हाँ, एक और बात, अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि अगर मुझे एक फोन चलाना है लंबे टाइम तक तो मैं 6GB वेरिएंट के लिए जाऊं या 8GB के लिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 8GB के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए 6GB इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप लंबे समय की बात कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल के बाद, 2 साल तक, उस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसे एप्स आ चुके होंगे, ऐसे गेम्स आ चुके होंगे, गेम्स में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी होगी कि वो आपकी रैम का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब 2 साल बाद जाकर आपको ये फील ना हो कि यार थोड़ा सा पैसा और लगाकर ले सकता था मैं, क्योंकि अभी फील हो रहा है कि रैम कम पड़ रही है। जैसे मैं अपने मैकबुक में जब वीडियो एडिटिंग करता हूँ हैवी वाली, तब मुझे लगता है कि यार 8GB कम पड़ गया, मुझे 16GB के लिए जाना चाहिए था। लेकिन अब जो मैंने गलती कर दी वही आप लोग न करो। इसी वजह से मिनिमम 8GB के लिए जाओ। अगर आप चाहते हो कि आप हर साल फोन चेंज करोगे, 1 साल चलाकर उसको सेकंड हैंड में बेच दोगे और नया फोन लोगे, 6GB इज मोर देन इनफ, गो फॉर इट। इसके बाद अगर हम 40 से 50,000 की रेंज में आए तो वहां पर मैंने पहले ही बताया आपको, एप्पल में अगर आपको घुसना है, iPhone 11 इज द बेस्ट चॉइस एंड द मिनिमम वन। और इस कैटेगरी में यार इतने ज्यादा ऑप्शन मुझे नहीं दिखे। OnePlus 9 को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने पहले ही बताया 9 सीरीज मेरी फेवरेट नहीं रही है। 8 सीरीज थी, 7 सीरीज थी, 9 सीरीज नहीं रही। यहाँ पर इस रेंज में कोई भी एंड्रॉइड फोन तो लेने का सेंस बनता नहीं है। लेकिन अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए Asus का ROG 5 एक लौती चॉइस बन जाती है। 50,000 का फोन आ रहा है, अगर ये 47-48 का हो जाता है तो मजे की बात है आप लोगों के लिए। बाकी ऑप्शन ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। iPhone 12 सीरीज के कोई भी फोन इस टाइम लेने किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, न तो प्रो, न मिनी, न फिर iPhone 12। वेट करो, अभी सितंबर में आने वाले हैं 13 सीरीज का, वो ले लेना, सेम दाम पे आएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। iPhone 11 या फिर डायरेक्ट iPhone 13। उसके बाद जो आपका Samsung S21 सीरीज है उसमें S21 प्लस को रिकमेंड करूंगा, S21 नॉर्मल वाले को नहीं। S21 अल्ट्रा तो आप जानते ही हो, जिसको लेना वो ले ही सकता है, उसको वीडियो देखेगा भी नहीं वो। और अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं, मतलब S21 अल्ट्रा और आपका जो 50,000 की रेंज है उसके बीच में सिर्फ एक ही फोन आता है, वो है MI 11 अल्ट्रा। अगर आप MI UI को झेल सकते हो तो इससे बढ़िया फोन नहीं हो सकता 70,000 रुपए की रेंज में। हार्डवेयर आपको हर चीज, जैसा नाम है वैसे ही आपको हार्डवेयर कूट कूट कर दिया गया है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। सारी जितनी भी चीजें हैं हमने इस वीडियो में कवर करी हैं, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लेना तो भी हमारी Amazon लिंक से जाकर कुछ भी शॉपिंग करो, इससे हमारे चैनल को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ऑब्वियसली हमने एफिलिएट लिंक ही दी है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा फोन ऐसा लगता है जो हमने इस लिस्ट में नहीं लिया, वो होना चाहिए था, तो आप बता सकते हो कि क्यों वो होना चाहिए था और हमने किस फोन को एक्स्ट्रा ले लिया, उसकी जगह दूसरे फोन को होना चाहिए था। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। या फिर हम इस सेल के ऊपर और दूसरी वीडियोस भी ला रहे हैं, तो उन सारी वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो नया प्रोडक्ट कुछ भी लेना चाहते हैं सेल्स के दौरान। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।